ऑक्सीजन, देखो एक्सचेंज घर पे जाके पढ़ी थी बच्चा, एनसीईआरटी जाके रीडिंग लगाई हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, और बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे करेंगे, या प्रेशर ग्रेडियंट बोल दो, या बच्चा थिकनेस। तो आपको ये बताओ, सॉल्युबिलिटी तो आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है, थिकनेस लेस देन मिलीमीटर होता है। तो सॉल्युबिलिटी, अब प्रेशर ग्रेडियंट के लिए सारा प्रेशर याद है आपको? अल्वियोलाई पे कितना प्रेशर होता है? बताओ, याद है? अल्वियोलाई में कितना प्रेशर होता है, टिश्यू में कितना प्रेशर होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना प्रेशर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना प्रेशर होता है? तो प्रेशर याद करना पड़ेगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से, अरे प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है क्योंकि CO2 का टिश्यू में कंसंट्रेशन ज्यादा है। CO2 का टिश्यू में, एनसीईआरटी अपना देखो डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, टिश्यू में देखो तो CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है O2 के मुकाबले, तो टिश्यू में CO2 ज्यादा है, और ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 क्या है? कम है। तो कहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा? बोलो, तो वो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा अब टिश्यूज के आगे से। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया बच्चा, तो अब हार्ट के पास आया वो, अब हार्ट से वापस कहां पे आएगा? लंग्स के पास आएगा। बोलो, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो तो लंग्स में CO2 का प्रेशर कितना है? लंग्स में CO2 का प्रेशर कितना है? 40, और वहां पे CO2 का प्रेशर हमारा कितना था बच्चा? 45 था ना। तो फिर से प्रेशर ग्रेडियंट के लंग मूव करेगा, वो CO2 बाहर आ जाएगा, लंग्स के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब हम इनहेल करेंगे O2, तो O2 का प्रेशर ज्यादा है, अब CO2 का प्रेशर कम हो चुका है, तो अब लंग्स से ब्लड में मूव कर जाएगा ऑक्सीजन, लंग्स से ऑक्सीजन का मूवमेंट कहां हो जाएगा? ब्लड में हो जाएगा। देखो मूव किया है, एरो का साइन देखो, अल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूव किया है, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था? ऑक्सीजनेशन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑक्सीजनेशन नाम दिया था। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंप करेगा, वापस से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू के पास भेजा जाएगा। उस अब टिश्यू में क्या है? O2 कम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज्यादा है, तो O2 ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में मूव करेगा, और CO2 ज्यादा है टिश्यू में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम है, तो CO2 टिश्यू से ब्लड में मूव करेगा। ये साइकिल रिपीट होते चलेगा। कल फिगर नहीं बनाया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिले तुम ही लोग का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। देखो ये हमारा क्या है बच्चा? देखो ये हमारा क्या है? लंग्स है। ये हमारा क्या है? लंग्स है। ये हमारा ब्लड कैपिलरीज हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ब्लड कैपिलरीज हो गया। अब ये ब्लड कैपिलरीज कहां? ये हमारा हार्ट से होकर गुजरेगा, ये हमारा हार्ट फोर्थ चैम्बर का हो गया बच्चा, ये हमारा वापस इधर आएगा, ठीक है। अब नीचे में हमारा क्या बच्चा? बॉडी टिश्यू है। क्या है ये? बॉडी टिश्यू है। क्या है ये? बॉडी टिश्यू है। तो ये बच्चा यहां से ब्लड इसको यहां भेजेगा, ये बस रफ आइडिया के लिए बता दे रहा हूं। तो देखो हमारा यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है लंग्स में, CO2 क्या होता है बच्चा? कम होता है। क्लियर है? बोलो। और ये ब्लड टिश्यू में क्या है बच्चा? CO2 ज्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है। क्यों CO2 ज्यादा है? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे। क्यों ज्यादा है बच्चा? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में O2 का कंजप्शन होता है। क्या होता है? O2 का कंजप्शन होता है। क्लियर है ना? तो जरा देखिएगा, अब O2 ज्यादा है यहाँ पे जो हमारा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। कौन सा ब्लड आएगा? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चा, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा। इसमें बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होता है, O2 कम होता है। तो बताओ O2 यहां ज्यादा है, तो O2 क्या बताओ बच्चा? हाई से इधर मूव करेगा, हाई से इसमें मूव करेगा, और ऑक्सीजन कहां? CO2 का आएगा, इधर हाई है तो वापस इसमें जाएगा बच्चा,
एरो क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या आ गया बच्चा? O2 रिच एयर आ गया है, O2 रिच ब्लड हो गया। बोलो, इसे क्या बोल दिया गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया बच्चा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया गया। क्लियर है? तो इसमें तुम बोल रहे हो कि सर हमारा यहाँ पे O2 क्या है? ज्यादा है, CO2 क्या है? अब टिश्यू पे वापस आ जाओ। तो टिश्यू में क्या है हमारा? CO2, टिश्यू के अंदर CO2 ज्यादा है, O2 कम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बच्चा O2 ज्यादा है, तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? टिश्यू के अंदर मूव करेगा? ऑक्सीजन CO2 के अंदर मूव, ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर मूव करेगा और CO2 बच्चा वापस उस ब्लड में आ जाएगा। अरे बोलो, ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा? टिश्यू के अंदर, और CO2 बच्चा टिश्यू के बाहर। तो ये ब्लड में कैसा हो गया बच्चा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ गया, O2 का मात्रा कम हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया हमारा। ये ब्लड जाएगा हार्ट में, फिर यहाँ से पंप किया जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। समझ में आई बात? यानी बच्चा ये प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पे ही तो मूव कर रहा है, ठीक है ना। यानी गैसेस का मूवमेंट कैसे होगा? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। कैसे होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। चलो अब आगे बढ़े, और कोई डाउट है तो बता दो एक बार, बोलो। और कोई डाउट? चलो आगे आ जाओ बच्चा। CO2 ट्रांसपोर्ट, आ जाओ बच्चा। CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में किया जाता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट बच्चा हमारे ब्लड के द्वारा, यानी जो CO2 का ट्रांसपोर्ट, जो हमारा CO2 का प्रोडक्शन कहां हो रहा है? CO2 का प्रोडक्शन कहां हो रहा है? टिश्यू लेवल पे हो रहा है। तो मूवमेंट कैसे हो जाएगा बच्चा? टिश्यू से लंग्स की तरफ मूवमेंट होगा। CO2 का मूवमेंट किधर से किधर होगा? टिश्यू से लंग्स की तरफ CO2 का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो CO2 का मूवमेंट बच्चा 3 फॉर्म में होता है। CO2 का मूवमेंट कितने फॉर्म में होता है? 3 फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म क्या है बच्चा? कार्बोनिक एसिड, किस फॉर्म में? दूसरा बच्चा बोलो, बाइकार्बोनेट आयन। दूसरा कैसा है? बाइकार्बोनेट आयन। एंड नेक्स्ट क्या है बच्चा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सीधा शॉर्ट में लिखते हीमोग्लोबिन, HB। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। तो कार्बोनिक एसिड में परसेंटेज याद रखिएगा बच्चा, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में 7% होता है। कितना परसेंट होगा? 7% होगा। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में बच्चा 70% होगा। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बच्चा 20 से 25%। कितना होता है? 20 से 25% होता है। अब देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दे रखा है, जरा देखो एनसीईआरटी में आपका रिएक्शन दे रखा है। CO2 जब वाटर के साथ मिल रहा है, CO2 जब वाटर के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है बच्चा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड बन रहा है। फिर से जब वो जब जा रहा है तो लंग्स की तरफ देखो, ये जो रिएक्शन दिखा रखा है बच्चा आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का नाम लिया है। इसके बारे में कुछ जानते हो? बायोमॉलिक्यूल पढ़ रखे हो क्या? बोलो। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वहां पढ़ाया जाता है, एंजाइम पढ़े हो ना। टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर, हाँ एनसीईआरटी का टर्म है टर्नओवर। बायोमॉलिक्यूल से पढ़ना था एंजाइम में, टर्नओवर क्या होता है? पढ़ोगी तब तो हलवा होगा ना, पढ़े भी नहीं करोगी तो हलवा क्या होगा? हलवा कब होता है? या तो आप कम पढ़े रहते हो या नहीं पढ़े रहते हो। कभी जब किसी चैप्टर का आप अच्छे से रिवाइज कर लो तो उसमें कंफ्यूजन होता है क्या? कंफ्यूजन कब? या फिर नहीं पढ़े रहो तो भी कंफ्यूजन नहीं होता है, बीच बीच में रहो तो कंफ्यूजन हो जाता है। उसको देखो, टर्नओवर नंबर एनसीईआरटी में पढ़ लेना, दिया हुआ है आपका। हम आज बात हम कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बायोमॉलिक्यूल्स में है। एंजाइम कहाँ पढ़ना है? बार बार एंजाइम बोल रहा हूँ, एंजाइम कहाँ पढ़ना है? ढूंढ लेना, इसी बहाने बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। टर्नओवर नंबर जनरली कितना, 1 पर सेकेंड या पर मिनट में, यूनिट टाइम में एक एंजाइम कितना प्रोडक्ट बनाता है, और टर्नओवर नंबर से कहलाता है।
डिटेल के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी जब टर्नओवर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिल जाएंगी टर्नओवर के खोज में। आओ कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है? सबसे फास्टेस्ट एंजाइम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। देखो लोग कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ना पीने का देखो यही रीजन मैं देता हूं बच्चों को। कोल्ड ड्रिंक कैसा वाटर होता है बच्चा? कार्बोनेटेड वाटर होता है क्या? बोलो। अपने CO2 लिया तो देखो CO2 की मात्रा टिश्यू लेवल में बढ़ गया क्या? ये जो डायरेक्शन है बच्चा रिएक्शन का, जरा बताओ मुझे। CO2 प्लस कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बना रहा है? H2CO3 बना रहा है। फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट किया, क्या बन गया बच्चा? H प्लस बन गया और क्या बन गया? HCO3 माइनस। ये जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है बच्चा, ये कहां जा रहा है? एट टिश्यू लेवल। एट टिश्यू लेवल। पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल बन जाता है कि टिश्यू लेवल पे रिएक्शन किधर जाती है? टिश्यू लेवल पे बच्चा ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, और एल्वियोलाई लेवल पे बच्चा ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। कैसा आ जाएगा बच्चा? बैक डायरेक्शन में आ जाएगा। ये कैसा है बच्चा? एट एल्वियोलर लेयर। एट एल्वियोलर लेवल पे ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है ना? तो जरा देखिएगा, आपने CO2 लिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, तो आपके बॉडी में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया क्या बच्चा? और H प्लस हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है? हार्मफुल है। इसलिए देखते हो तुरंत, इसलिए बच्चा ब्लड को बफर सॉल्यूशन में हो जाता है, क्योंकि फिर भी देखो आपने क्या किया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ना, फिर भी ब्लड का pH चेंज नहीं होता है, क्योंकि BH क्या होता है? ब्लड हमारा क्या होता है बच्चा? बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है। बफर सॉल्यूशन जानते हो ना? बफर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? भाई साहब बफर सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो अपने अंदर ना स्लाइट चेंजेस को रेजिस्ट कर सके, अपना pH में स्लाइट चेंजेस को रेजिस्ट कर सके, उसे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो हमें उतना नहीं पता है, हमें बस इतना पता है ना, यही डिफिनेशन है कि बफर सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया? ब्लड में हल्का सा आपने क्या किया? H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ना, तो ब्लड को तो हो जाना चाहिए था एसिडिक। ब्लड एसिडिक नहीं हुआ। हाँ, आपने तो H बढ़ा दिया है, बॉडी में H कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो ब्लड को तो एसिडिक होना चाहिए था ना, लेकिन ब्लड एसिडिक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने अंदर होने वाले pH के चेंजेस को, H प्लस आयन के चेंजेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया बच्चा वो, यानी वो रेजिस्ट कर लिया उतने चेंजेस को, इसलिए तो उसे बफर सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि वैसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर बच्चा स्लाइट pH के चेंजेस को बैलेंस कर सके। समझ में आई बात? इसलिए उसे क्या बोलते हैं बच्चा? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। चलो देखो, तो इसीलिए अब देखो होता क्या है कि अब अल्टीमेटली कोई फ्री में पिला रहा था कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा पी लेते हो, सोचो आपने H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बॉडी को काम करना पड़ेगा ना बच्चे, इसको तुरंत न्यूट्रल लाने के लिए। नहीं तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपका H प्लस का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ा हुआ रहेगा, तो बाकी ऑर्गन्स आपके डैमेज कर देगा, वो बाकी ऑर्गन्स आपका क्या कर देगा? डैमेज कर देना है। इसलिए कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। हंसी मजाक की बात नहीं है, थोड़ा बहुत ले लो चलता है, लेकिन होता है ना कोई फ्री में पिला रहा है तो पूरा का पूरा बोतल साफ कर दे रहा है, नहीं, क्योंकि आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन वहां जो ऑर्गन को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इस pH को तुरंत OH के साथ जोड़ करके वाटर बनाना पड़ेगा। बहुत टाइम लगता है बच्चा, जितना आसानी से हम बता दे रहे उतना तेजी से होता नहीं है, बॉडी को दिक्कत होती है। और तुम इंस्टेंट pH लेकर के देखना, तुम्हारा चेंज रहेगा बॉडी का pH। ये रीजन है बच्चा वाई वी शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना? हाँ, इसके साथ नींबू पानी पी लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो कार्बोनेटेड वाटर बच्चा, कार्बोनेटेड वाटर तुरंत क्या करता है? हमारे बॉडी में H प्लस के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना? तो जब H प्लस का कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्शन है बच्चा फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस लेवल पे मूव कर रहा है? टिश्यू लेवल पे। बैकवर्ड डायरेक्शन में किस लेवल पे मूव करता है? एल्वियोलर लेवल पे। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, बोलो। तो अब बताना जरा, एल्वियोलर लेवल पे बच्चा, एल्वियोलर लेवल पे ये जो हमारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन रहा है, एल्वियोलर लेवल पे हमारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन रहा है ना, इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए बच्चा? कल सब बताया हुआ था। H प्लस आयन
H प्लस लिखा हुआ ना, H प्लस आयन, कंसंट्रेशन एंड बच्चा टेम्परेचर। बताओ क्या होना चाहिए ताकि कार्बामीन हीमोग्लोबिन बने? CO2 लेवल, O2 का लेवल, H प्लस का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है ना? बोलो, क्योंकि जस्ट अल्वियोलाई के जस्ट उल्टा ही है। अल्वियोलर पे, अल्वियोलाई के लेवल पे जो होना चाहिए कंडीशन, जस्ट उसके अपोजिट रहेगा, तभी जाके आपको कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस फॉर्म में बच्चा हमारा जो होता है ना CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। मैं एक क्विक रिवाइज करवा दूं तो O2 का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97%, डिजॉल्व फॉर्म 3%। कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चा ट्रांसपोर्ट तीन फॉर्म में होता है। कौन कौन सा बताओ? बाइकार्बोनेट आयन कितना? 70%। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन वही हो गया बच्चा 70%। कार्बोनिक एसिड 7% एंड 20 to 25% बच्चा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा। इसमें बस एक पॉइंट अंडरलाइन कर लेना है या मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। कल हमने पढ़ा था कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर कितना बच्चा? 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कोई दिक्कत बच्चा? आज क्या है बच्चा? 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करेगा बच्चा? कैरी सिंपल असली तो पूरा कैरी 4 ml ऑफ, बताओ बच्चा कितना ml करेगा? कैरी करेगा 4 ml ऑफ CO2 को कैरी करेगा। क्लियर है ना? ये डाटा याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में। आपको इन लाइन में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने दोबारा इन लोगों को लिख दिया है। बोलो। देखो वही तो लिखा है ना आपने, देखो 100 ml, हाँ अंडर डिजीज कंडीशन मतलब अगर अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगा तो 5 ml से कम डिलीवर करेगा। जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लिखा है ना, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना डिलीवर कर रहा है? 5 ml। इसलिए तो आगे एनसीईआरटी ने मेंशन किया अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर आपका बॉडी का नॉर्मल कोई चेंजेस हो जाए, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से फिजियोलॉजी चेंज होगा। फिजियोलॉजी का सिंपल वर्ड अगर समझो तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फंक्शन। अगर बॉडी का फंक्शन अल्टर हो जाएगा बच्चा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 ml डिलीवर कर पाएगा क्या? ज़्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 5 कर रहा है, तो जब एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो जाएगा यानी डिजीज कंडीशन हो जाएंगे, जब डिजीज होता है तभी तो बॉडी का फिजियोलॉजी गड़बड़ होता है ना, तो उसमें बच्चा कितना डिलीवर करेगा? लेस देन 5 ml करेगा। ठीक है, हो गया बच्चा। आगे हेडिंग लगा देना है बच्चा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार इसको रीड आउट कर लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सुनो, तुम लोगों को हटा दे रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्या सुनने में आया है? तो टेस्ट से हट रहा है, टेस्ट नहीं दूंगा, अगला टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन उसे दिया नहीं था, 12 क्वेश्चन ही दिया था, 12 क्वेश्चन ही दिए थे। क्या हुआ तुम लोग? 10 क्वेश्चन तो ऐसे चला गया सेक्शन, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ऑप्शनल डाल दिया था।
उसको जो था ना ऑप्शनल बी वाले में, उसमें डाल दिया था उसे हमने, उसको छोड़ भी सकते थे। उसके जगह पर दूसरा वही सिलेबस वही रहेगा, बस रिमूव कर रहा हूँ एक चैप्टर को, उसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, उसके जगह पर असर्शन रीजन ऐड कर देता हूँ। असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है नीट वाला मैच द फॉलोइंग दूंगा, एक भी मैच करके आंसर आ जाएगा? कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया हूँ देखो, बता रहा हूँ देखो बता रहा हूँ। हाँ भूल गया कितने से कितने दिया था, भूल गया, डिलीट हो गया वो। देखो तुम लोग मतलब क्या 3 चैप्टर है ही, उसमें तुम लोग वेटेज के अनुसार पढ़ोगे। हाँ बायोटेक का कम दिया हूँ ना, बायोटेक से 40 क्वेश्चन दिया हूँ पूरा, मतलब पूरा बायोटेक का यूनिट से 40 क्वेश्चन है और बाकी 60 क्वेश्चन आपका 2 चैप्टर से रहेगा। 40 क्वेश्चन इससे दिया हूँ पुराना वाला, और इसका 60 क्वेश्चन रखा हूँ क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मिंग प्लांट हट गया है, तो 60 क्वेश्चन आपका ये 2 चैप्टर से रहेगा। दिक्कत कहाँ है? चलो अब और क्या हेडिंग ला दो बच्चा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताओ, रेस्पिरेशन वॉलेंट्री प्रोसेस है या इनवॉलेंट्री प्रोसेस है? भाई इसमें भी 2 मत आ रहे थे। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चा? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो आप मुझे बताएंगे रेस्पिरेशन हमारा इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, क्लियर है ना? तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? अरे ब्रेन तो छोटा मोटा है क्या? ब्रेन का बहुत सारा डिवीजन है। पॉन्स एंड मेडुला। क्यों हरिओम आंसर तुम नहीं कर रहे हो? जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं कहां से कंट्रोल किए जाते हैं? पॉन्स एंड मेडुला से। हाँ मेडुला बोले थे भाई साहब, एक बोल दिए भाई साहब, बोले तो थे हम, आपने सुना नहीं। अब मैंने कहाँ बोला कि मैंने बोला था गलत है? कुछ नहीं बोला था, हमें दोनों आंसर चाहिए था। देखो बच्चा, यानी बॉडी का जितना भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सब के सब कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं? पॉन्स एंड मेडुला से कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है ना? अब बात आती है कि रेस्पिरेशन को जो सेंटर कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले सेंटर बच्चा क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेशन कंट्रोल करने वाले सेंटर क्या कहलाते हैं बच्चा? हाँ, रेस्पिरेशन जो कंट्रोल करते हैं बच्चा, रेस्पिरेशन कंट्रोलिंग सेंटर, रेस्पिरेशन कंट्रोलिंग सेंटर क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कंट्रोलिंग सेंटर क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहलाता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कितने होते हैं बच्चा? आपका एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर खुद हो गया, मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया। फिर आपका कीमोसेंसिटिव एरिया हो गया, नीमोटैक्सिक सेंटर हो गया। क्या हो गया बच्चा? नीमोटैक्सिक सेंटर हो गया। तो कितने एरिया हो गया बच्चा? 3। क्या बोला? नीमोटैक्सिक सेंटर, और बताओ कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सबका सब लोकेटेड पॉन्स और मेडुला में ही होता है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना नाम, ये सबका सब कहाँ लोकेटेड है? पॉन्स और मेडुला में लोकेटेड है। सबका लोकेशन नहीं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, सब एनसीईआरटी में अंडरलाइन करवाऊंगा। एंड एक और क्या बोला बच्चा? नीमोटैक्सिक सेंटर बोल दिया। हाँ, एक हो गया खुद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। यानी रेस्पिरेटरी सेंटर 3 तरह का हो गया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर
कीमोसेंसिटिव एरिया। देखो जैसा नाम है ना बच्चा वैसा ही काम है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या कंट्रोल करेगा बच्चा, जरा बताना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या कंट्रोल करेगा? आपके रेस्पिरेशन के रिदम को, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के रिदम को। समझ में आई बात ना, कि आप डीप इंस्पायर करेंगे या डीप एक्सपायर करेंगे, ये कंट्रोल कौन करेगा? यानी अब दौड़ करके आते हो, आप बोलते हो कि डीप रेस्पिरेशन करो, नहीं ना, अपने आप आपका क्या होता है बच्चा, रेस्पिरेटरी रेट और रिदम, यानी देखते हो इंटेंसिटी रेस्पिरेशन की बढ़ जाती है। आप नॉर्मल सांस लेते हो छोड़ देते हो, लेकिन जब दौड़ के आते हो तो आप गहरी सांस लेते हैं। समझ में आई कि नहीं ये बात? अरे बोलो, तो यह कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कंट्रोल करता है। और रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होती है? 12 to 16 होती है ना। तो हमारा बच्चा नीमोटैक्सिक सेंटर ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, यानी 12 से 16 बार लेना है, 12 से कम करना है या 16 से ज्यादा करना है। रेट कंट्रोल कौन करेगा? नीमोटैक्सिक सेंटर। रिदम को कंट्रोल कौन करेगा? और कीमोसेंसिटिव एरिया बच्चे, ये कुछ डेडिकेटेड एरिया होते हैं कैरोटिड आर्टरी में एंड एरोटिड आर्क। कैरोटिड आर्टरी में बच्चा और एरोटिक आर्क में होते हैं। अंडरलाइन करो पहले, एनसीईआरटी में ये दोनों को लिखो, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो क्योंकि एनसीईआरटी वाली ही पॉइंट है। लिखिएगा बच्चा उसमें। पहली बात बताना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड होगा? मेडुला ऑब्लांगाटा में। ये कहाँ सिचुएटेड होगा बच्चा? मेडुला ऑब्लांगाटा में। ये अंडरलाइन कर लो, ये कहाँ सिचुएटेड होगा? मेडुला ऑब्लांगाटा में। और अंडरलाइन कर लेना बच्चा। नेक्स्ट, इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम। इट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रिदम। कोई दिक्कत? यानी इसका दो काम बच्चा, देखो ये बिल्कुल आपको याद करना है, ऐसा करता है ये सेंटर तो करता है। पहला इसका सिचुएशन लोकेशन कहाँ है बच्चा? कहाँ सिचुएटेड है ये? मेडुला ऑब्लांगाटा में। और नाम ही कैसा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम ही है, तो रेस्पिरेशन के रिदम को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। इसे क्या करने वाला है? ये कंट्रोल करेगा। पॉन्स वहां आ जाओ, समझ में आई बात? सब कुछ बोला जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला जाएगा। खत्म तो होने दो, तुम भी बोलोगे, अभी मैं बोल रहा हूं उसके बाद तुम लोग भी बोलोगे। नीमोटैक्सिक सेंटर में आ जाओ बच्चा। कुछ और मेरा याद हो या ना हो, ये सब बातें जरूर याद हो जाती हैं। तो नीमोटैक्सिक सेंटर का लोकेशन कहाँ होगा बच्चा? कहाँ होगा? पॉन्स में होगा। अब बोलने की बारी आई तो बोल ही नहीं रही है। कहाँ लोकेटेड होगा बच्चा? पॉन्स में लोकेटेड होगा। मैंने अभी बोला था ना कि पॉन्स और मेडुला हमारा इंस्पायरेट मतलब इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आ गया ना? यानी पॉन्स में हमारा क्या है? नीमोटैक्सिक सेंटर है। यही नीमोटैक्सिक सेंटर बच्चा इसके एक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी कौन कंट्रोल करता है? नीमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है। समझ में आई बात? तभी तो आप जब दौड़ करके आते हो तो गहरी सांस तो लेते ही हो, साथ ही साथ रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है क्या दौड़ते समय? अभी बैठे हुए तो 12 से 16 के बीच में रेस्पायर कर रहे होगे। अभी मैं बोल दूं कि दौड़ करके आओ जरा, तुम्हारा 12 से 16 भी रहेगा, मे भी 16 से ज्यादा हो जाए। कम नहीं हो सकता है, कम कैसे? ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई ना बॉडी की आपकी, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया तो रेस्पिरेशन की भी डिमांड बढ़ेगी ना, और साथ ही साथ नंबर ऑफ रेस्पिरेशन भी तो बढ़ेगा, और बच्चा उसका रिदम भी चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है बच्चा? ये कंट्रोल करता है। क्या किसे कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी ये क्या करता है बच्चा? कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी बोलता है सिग्नल भेजता है। किसे भेजता है? सिग्नल भेजता है। ठीक है ना? तो इसको अंडरलाइन कर लेना एनसीईआरटी की बात को। इट मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर दिखा ना, उसमें अंडरलाइन करो इस बात को। इट मॉडरेट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मिला? नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। लिखा हुआ है, impulses from this center reduces the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate। दिखा? तो इसमें आप नहीं दिखा, उसके आगे ही है alter the respiratory rate। तो आपको ये भी पूछा कि रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है?
निमोटैक्सिक सेंटर। रिड्यूस इंक्रीज सब कर देगा ये, क्योंकि रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिड्यूस करना होता है क्या? आगे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रेट। तो रेगुलेट का मतलब कम करना थोड़ी होता है, अगर कम होगा तो उसको बढ़ाएगा भी ना। बस आगे आ जाओ बच्चा। अब आ जाइएगा कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया बच्चा देखो नाम ही क्या है, कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब बच्चा केमिकल, केमिकल के लिए जो एरिया सेंसिटिव हो। तो कीमोसेंसिटिव एरिया कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चा, कहां पे प्रेजेंट होता है? एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी के पास प्रेजेंट होता है। यहां पे बच्चा एरिया होता है जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, यानी ये सेंस करने वाला होता है, सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे हमारा एरोटिक आर्क के पास और कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या होता है बच्चा? कैरोटिड आर्टरी क्या है? जो आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, जो आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। जो आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसे क्या बोलते हैं? तो अरे भाई साहब हार्ट पंप कर रहा तो हार्ट को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हम कोई काम करते तो कौन सी बोलो, क्या बोली थी? अरे बोलो, कोरोनरी आर्टरी। ब्लड को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो कौन सा आर्टरी ब्लड को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। बोलते ना कि हार्ट अटैक आ गया, एंजाइना हुआ है, हार्ट फेल हुआ, एक्चुअली क्या हो रहा होता है, कोरोनरी आर्टरी में ही दिक्कत होती है, यानी कोरोनरी आर्टरी में ही दिक्कत होती है। और ये बच्चा हमारा जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं? कैरोटिड आर्टरी। याद रहेगा ये सब चीज ना, कहीं लिख लिया करो कॉपी के टॉप पे। ब्रेन आपको पढ़ना है, सब दिया हुआ है सिलेबस में। कैरोटिड आर्टरी किसे सप्लाई कर रहा है? ब्रेन को। हार्ट कौन सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। अरे आप जैसे आपका किडनी को ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, काम कर रहा है तो, जैसे सिंपल सी बात है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचा रहा है, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खाना नहीं चाहिए, चाहिए ना भाई साहब, क्योंकि तभी तो वो डाइजेशन काम कर पाएगा ना, उसे भी तो एनर्जी चाहिए ना। सेम चीज जब हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो हार्ट मसल्स काम कर रहे हैं ना, कार्डियक मसल्स काम कर रहे हैं ना, तो कार्डियक मसल्स को तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उन्हें एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी? ब्लड जाएगा, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स रहेगा, ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा, तो वो जो आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है उसी आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। जैसे मम्मी पापा आपको पैसा देते हैं तो इसका मतलब मम्मी पापा को पैसा की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली बात है जरूरत है। सेम चीज पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट, तो क्या हार्ट को खुद ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो खुद हार्ट, जब भाई हम भी पैसा कमा रहे हैं तो उसको जरूरत किसकी है? किसी से मांगने की थोड़ी जरूरत है, वो अपना एक आर्टरी निकालता है, ब्लड को सप्लाई कर देता है। अब सिंपल सी बात है, सुनो, आप जब हार्ट का डायग्राम बनाते हो तो उसमें नहीं देखते हो ऐसे ऐसे पतले पतले बिखरे हुए होते हैं, एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं वो, जो हर जगह सप्लाई कर रहे होते हैं। ब्रेन का जब डायग्राम बनाते हो, ब्रेन का जब डायग्राम इस तरीके से बनाते हो तो उसमें ऐसे छोटे छोटे आर्टरी नहीं देख रहे होते हो, कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचेस होते हैं जो हर जगह सप्लाई कर रहा होता है ब्रेन में ब्लड को। हाँ चलो, अभी तक नहीं याद था, कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा ना, इसके बाद नहीं भूलना। कैरोटिड आर्टरी, तो देखो ये एरोटिड आर्क, एरोटा को बोला जा रहा है एरोटिक आर्क। यहाँ पे देखो सुनो, तो अब कोरोनरी आर्टरी है बच्चा, एरोटिड आर्क है, यानी बच्चा जो ब्लड हार्ट से ब्लड निकल रहा है, तो मेन आर्टरी कौन सी कहलाती है? एरोटा, जो पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब ये एरोटिड आर्क, यानी आर्क मतलब बच्चा जहां पे कर्विंग होगा। अब यहां से मान लो ये हमारा हार्ट है, यहां से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो यहां पे बच्चा कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, यानी इसमें सेंस करता है
कि कहीं इसमें ऑक्सीजन सही है ना, H+ ज़्यादा तो नहीं है ना, CO2 कहीं ज़्यादा तो नहीं है ना। तो ये बच्चा जो कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, ये दोनों एरिया क्या सेंस करते हैं बच्चा, तो ये दोनों एरिया H+ के लिए और बच्चा CO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही अगर ब्लड में, क्योंकि ब्रेन को जो ब्लड जा रही है उसमें कीमोसेंसिटिव एरिया लगा हुआ है, कीमोसेंसिटिव एरिया कुछ और नहीं बच्चा, सेंसर लगा हुआ है। ब्लड में जो ब्रेन को जो ब्लड जा रही है उसमें सेंसर लगा हुआ, उस आर्टरी में सेंसर लगा हुआ है। एरोटिड आर्क यानी बॉडी, बाकी बॉडी पार्ट्स को जो जा रहा है ब्लड, उसमें सेंसर लगाया हुआ है। वह सेंसर बस यही दो चीज को सेंस करता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन। अगर H+ आयन का जैसे कंसंट्रेशन होगा बच्चा, तुरंत मैसेज भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और नीमोटैक्सिक सेंटर को, भाई साहब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है ब्लड में, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो आप तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे, उसको एडजस्ट करेगा। यानी बच्चा ये सेंस कर रहा है और बता रहा है कि आपको क्या नेसेसरी एडजस्टमेंट करने हैं। समझ में आई बात ना? तो ये कुछ नहीं कर रहा है, तो बस क्या कर रहा है बच्चा, सेंस कर रहा है, और सेंस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको भेज रहा है। जैसे कभी हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो कैमरा नहीं लगा रहता है, हाई स्पीड कैमरा, हाई स्पीड कैमरा के बाद चलाना मारता है क्या, चलाने वाला कैमरा अलग होता है, वो बस देखता है गाड़ी कितना स्पीड से जा रही है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। सेम चीज, बाकी काम तो अलग कोई कर रहा होता है, सेम उसी तरीके से इसका काम सेंसर की तरह है। ये ब्लड में H+ आयन की कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन को मेजर करता है। जब एक लिमिट के बाद ज्यादा होता है तुरंत ये मैसेज भेज देगा, और क्योंकि ब्लड में CO2 बढ़ गया है ना, तो आप क्या करना, CO2 कम करना है, तो रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के रेट में, रेस्पिरेशन के रिदम में आपको नेसेसरी चेंजेस करवाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब जरा देखना क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है, इसमें क्वेश्चन घुमाता बड़ा, मालूम है तुम्हें सब चीज देगा कि कीमोसेंसिटिव एरिया किसके किसी लिए सेंसिटिव है, तो तुमको लगेगा ना यहाँ पे O2 भी दे देता है और नीचे में ऑल ऑफ दीज भी दे देगा। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव फॉर, कीमो सेंसिटिव एरिया किसके किसके लिए सेंसिटिव है बच्चा, H+ आयन, CO2, ऑक्सीजन एंड ऑल ऑफ दिस। तो मतलब CO2 बढ़ा यानी ऑक्सीजन घटा है। अब इसका आंसर करो पहले तुम लोग। हाँ, कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है इनमें से, ऑप्शन नंबर A, B, C या D? हाँ, ए, अच्छा एक और, हाँ एक और ऑप्शन दे देता हूं, बोथ A एंड B। बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन को हटा ही दो यार, फिर इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। बोथ A एंड B, अब आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। हाँ बच्चा, जो आपको अभी लग रहा है क्योंकि अभी तुरंत ताजा ताजा पढ़ा है, दिमाग में जब पढ़ने के बाद ये भी कहता है कि अच्छा CO2 ज्यादा हुआ ना, तो दिमाग अपने आप कैलकुलेट करता था, CO2 ज्यादा यानी O2 कम, यानी O2 भी कम हो रहा है, तब जाकर के क्या हो रहा है, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव हो रहा है। ऐसा नहीं है बच्चा, यानी O2 का कोई रोल ही नहीं होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए, मैंने इसीलिए टर्म यूज किया स्कैनर, वो सिर्फ दो ही को स्कैन कर रहा है। किसे स्कैन कर रहा है, H+ को, CO2 को स्कैन कर रहा है। अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तब यह एक्टिव हो जाएगा और जो नेसेसरी चेंजेस है वो करवाएगा। यह O2 को स्कैन करता नहीं है, नहीं O2 कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। O2 कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना बच्चा, ये दोनों क्या है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, O2 डज नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल करके लाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो इसको, उस बात को आप अंडरलाइन कर लें। क्लियर है बच्चा, बोल नहीं रहे हो? बस एक बार रेस्पिरेटरी कंट्रोल एक बार रीड आउट कर लो आप लोग, और जो डाउट है पूछ लो। रेस्पिरेटरी कंट्रोल आप एक बार रीड आउट कर लें और पूछ लो। रेस्पिरेटरी कंट्रोल एक बार रीडिंग कर लो, इसके बाद ये जो पढ़ रहे हैं ना डिसऑर्डर, पहले डिसऑर्डर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कौन सा स्टार्ट करते हैं?
जो कहोगे वो स्टार्ट कर दूंगा। पहले इसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम भी। हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे अभी ना आप लोगों से, बोला तो था ना पिछले क्लास में। क्वेश्चन पूछने के नाम पे तुम लोग सब शांत हो जाते हो कि सर ये सब क्या कर देते हैं आप। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, जो करंट चैप्टर वही है जो पढ़ा दिया हो। रेस्पिरेशन कंट्रोल रीड आउट कर लो बच्चा। बाकी लोग को दिखाए क्या लाइन? अरे इनसिग्निफिकेंट मैं बोला हूं, मतलब मुझे बिल्कुल लाइन याद रहेगा क्या? मीनिंग याद रहेगा ना हमें क्या? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन हम थोड़ी याद करके बैठेंगे, हमें भी तो मीनिंग याद रहेगा ना। तुम लोगों को दिखा पीछे बच्चा? इसलिए एग्जाम में नहीं दिख पाता है। अच्छी चीजें नहीं दिख पाती हैं, ऐसे भी नेचर में जो अच्छी चीजें होती हैं वो कहाँ दिख पाती हैं? हाँ, एग्जाम में तो और भी नहीं दिखता है। हो गया बच्चा? देखोगे ना तो हर साल का पेपर अगर एनालिसिस करोगे ना तो हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ना एनसीईआरटी के जो भी पैरा रहेगा ना उसके लास्ट से क्वेश्चन देता है, लास्ट लाइन से, लास्ट पैरा से क्वेश्चन जरूर उठा के देता है, कोई भी पैरा के लास्ट से। हाँ बोलो अब क्या? तुम लोग बोले सर ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा बचा हुआ है, तो मैं एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर का कॉम्बिनेशन कर दे रहा हूँ। एक बड़ा चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा, एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लिया, इजी चैप्टर पढ़ लिया। क्या मतलब बायोमॉलिक्यूल वो लिविंग वर्ल्ड से ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू से करते ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पाला खत्म हो गया, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो रहा है। हो गया बच्चा? देखो सुनो बता रहा हूँ। हाँ, एलिमेंट पढ़ाया हुआ है बच्चा आप लोगों को? आई थिंक एलिमेंट पढ़ाया हुआ है ना? एलिमेंट टेस्ट दे चुके हो? पढ़ लिए ना? सुनो एक बात बता दे रहा हूँ, तुम लोग बोलते हो ना कि सर सीरियल वाइज पढ़ाइए, तुम लोग को मुंह से शोभा नहीं देता है। ऑलरेडी 12th पास हो सब लोग, 10th पास बच्चा कोई कहता नहीं सर सीरियल वाइज पढ़ाइए, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। भाई साहब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे तुम लोग, तो तुम्हारे माइंड में ना ये चीज चलना चाहिए। तुम लोग ये पूछते ना सर ये जो वर्ड बोल रहे किस चैप्टर का है, तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट ये तो क्लिक करना चाहिए था कि किस वर्ड का दिया हुआ ये चीज है। कॉन्सेप्ट क्लिक ना करे, वो चीज तो क्लिक करना चाहिए ना, तुरंत रैंडमली। 11th नहीं पढ़े हैं, आगे लिखो बच्चा। हाँ आगे हेडिंग लगा दो, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला डिसऑर्डर है बच्चा अस्थमा। सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है? अस्थमा। अस्थमा क्या होता है बच्चा, जरा बताना मुझे। ऐसा कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जो तुमने बोला, अब मैं तुमने वही आंसर किया। देखो तुमको कैसे कोरिलेट करवा रहा हूं। अब मैं बोलूं कि सर टाइफाइड है तो बुखार हो गया, तो ऐसा कौन सा डिजीज जिसमें बुखार नहीं होता है? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है, तो सांस लेने में तो तकलीफ होगी ही। तो मैं रीजन पूछ रहा हूं, ऐसा क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफें हो जाती है? हाँ, इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवे का। जैसे जरा इमेजिन करो, जैसे देखोगे ये बच्चा, सपोज दैट मैं यह ब्रोंकाई बना रहा हूं। ये क्या है बच्चा? ब्रोंकाई है।
ब्रोंकाई का ये अंदर वाला लेयर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये ब्रोंकाई का ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यह ब्रोंकाई का क्या हो गया बच्चा? स्मूथ मसल हो गया। कौन सा मसल हो गया? स्मूथ मसल हो गया। हाँ हम बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, देखो तो सही। देखो ये क्या हो गया बच्चा? हमारा ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई का टर्मिनल दिखा रहा हूं। ये हमारा क्या है बच्चा? ये एयर स्पेस हो गया। जैसे अगर मैं ये कॉपी को लूं और इसको मैं इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है ना, तो जरा देखोगे तो बाहर में कवरिंग हो गया और अंदर में तुम्हें ल्यूमेन टाइप दिख रहा है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना बच्चा, यही क्या है आपका? स्मूथ मसल्स है। समझ में आई बात? विजुअलाइज कर पा रहे हो? अस्थमा में क्या होता है बच्चा? अस्थमा के केस में क्या होता है? ये जो हमारा ल्यूमेन है बच्चा, ल्यूमेन बिल्कुल नैरो हो जाता है। ल्यूमेन क्या हो गया? नैरो हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चा? क्योंकि ये जो स्मूथ मसल्स था वह क्या हो गया? इन्फ्लेम कर गया। स्मूथ मसल्स में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। स्मूथ मसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो नैरो क्या कर दिया बच्चा? एकदम बिल्कुल नैरो कर दिया। ल्यूमेन नैरो हो गया। स्मूथ मसल्स में इन्फ्लामेशन हो गई। स्मूथ मसल्स में इन्फ्लामेशन हो गई, सूजन हो गई, तो ल्यूमेन को क्या कर दिया बच्चा? एयरवे के ल्यूमेन को क्या कर दिया? नैरो कर दिया। तभी इंसान को क्या होती है? सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। अक्सर मूवी वगैरह में देखते होगे, एक बुजुर्ग आदमी रहता है, एक बदमाश आता है, उसको बोलते हैं सांस लेने तकलीफ होता है, इनहेलर निकालता है, हाथ पैर से मार के फेंक देता है, वो बेचारा सांस लेते लेते सांस की डेथ हो जाती है। मूवी में कुछ ऐसा ही होता है ना। तो एक्चुअली इनहेलर फिर कर क्या रहा है? मैसेज, उसके पीछे का मैसेज समझो। इनहेलर वापस से इस कंडीशन को रिस्टोर कर देता है। यानी जो ल्यूमेन नैरो हो रखा है, यानी जो स्मूथ मसल्स में इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसको सही करके ल्यूमेन को क्या कर देगा बच्चा? ब्रॉड कर देगा। तो फिर से रीएस्टेब्लिश्ड हो गया बच्चा एयर भी हमारा, वापस एयर हमारा आएगा जाएगा। अगर नहीं दे पाओगे तो ल्यूमेन क्या होगा बच्चा? और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली पाथवे क्या हो जाएगा? एयर का ब्लॉक हो जाएगा। अस्थमा अटैक जब आती है ना तो पर्सन चल भी जाता है। अस्थमा अटैक सीवियर होती है, समझ में आई ये बात? तो अस्थमा अटैक बहुत ही सीवियर होता है। इसलिए देखते हो जिन पर्सन को अस्थमा होता है साथ में अपना इनहेलर लेके चलते हैं। क्या? सीबीए? सीवियर, सीवियर मतलब घातक, ज्यादा खराब। हाँ, अस्थमा एक और मतलब जनरली देखो बचपन में जब अस्थमा होता है ना तो उसको सही किया जा सकता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह से, लेकिन जो लेटर लाइफ स्टेज में जो आते हैं ना, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर वगैरह के वैसे, वो साथ में पैकेट में लेके चलना पड़ेगा इनहेलर आपको। अस्थमा बहुत ज़्यादा एलर्जी की वजह से भी हो सकता है आपको। तो नॉर्मल देखते हो आप कहीं जा रहे हो तो अचानक से कभी कभी हमें भी सांस लेने में, आपको भी सांस लेने में तकलीफ आती है कि नहीं होती है? डस्ट पार्टिकल्स आ गया। अब ये जरूरी भी है, ल्यूमेन का नैरो होना जरूरी भी है। अब डस्ट पार्टिकल्स आ गया है, ल्यूमेन नैरो नहीं होगा तो सारा का सारा डस्ट अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर, तो न्यूरो ब्लॉक करने की कोशिश भी करता है। और फिर नॉर्मल जब सही इन्वायरमेंट में जाते हो तो वापस से नॉर्मल रिस्टोर होता है। तो अस्थमैटिक अटैक हम सब में भी आता है, लेकिन हम में कैसा बच्चा? प्राइमरी है, जरूरी है, वो ल्यूमेन का नैरो होना जरूरी है। सेकेंडरी वाला बच्चा दवा के हो गया तो फिर, क्योंकि देखो आप में नेचुरली तो होगा ही होगा, आप में सेकेंडरी हो रहा है तो कहीं ना ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाए, तो इसलिए बच्चा, इसलिए आप देखो कि जिनको भी पर्सन को अस्थमा रहता है हमेशा इनहेलर लेके ही चलेंगे, हमेशा इनहेलर लेके चलते हैं, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ। इनहेलर क्या कहता है ना, उसमें दवा होती है, वो जा करके ना उसको डायलेट कर देती है। अरे साल्ब्यूटामॉल होता है, सब तुम्हारे काम का नहीं है क्या, वो अलग चीज़ होती है, वो कैप्सूल नहीं, तो उसको उस तरीके से लिया ही जाता है, कैप्सूल को डाल को ब्रेक करके लिया जाता है, वो मैकेनिज्म अलग होता है। तुम छोड़ दो, बस वो होती है इनहेलर लेते हैं। इनहेलर में आपकी दवा नाम पूछेगा तो साल्ब्यूटामॉल करके होती है, ये जेनरिक नेम होती है। क्या? हाँ हाँ, मुंह से खींचा जाता है। चलो सुनो, एक बार अस्थमा पढ़ लो एनसीईआरटी से। अब अस्थमा पढ़ लो एनसीईआरटी से। हाँ वही वही हो गया एनसीईआरटी से। क्या हो रहा है बच्चा? अस्थमा का मतलब इसमें स्मूथ मसल्स का इन्फ्लामेशन हो रही है। तो जब आप सांस लेते हो, जब सर्दी खांसी जुकाम होते तो आप सांस लेते हो, देखते हो अलग से आवाज़ आती है आवाज़ आती है जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, तो वो विजिंग साउंड कहलाता है, ठीक है ना। तो यानी स्मूथ मसल्स के इन्फ्लामेशन की वजह से एयर वे हमारा कैसे हो रहा है बच्चा?
एयरवे कैसा हो जा रहा है हमारा, नैरो हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है। ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ बच्चा, क्योंकि स्मूथ मसल्स क्या हो गया है हमारा, स्मूथ मसल्स का इन्फ्लामेशन हो गई है। क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। कोई दिक्कत बच्चा, बोलो, कुछ बोल रही हो तो बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट जो डिजीज है बच्चा, नेक्स्ट डिजीज हमारा क्या है बच्चा, इम्फाइसीमा। क्या है, इम्फाइसेमा। तो नेक्स्ट डिजीज हमारा क्या है बच्चा, इम्फाइसेमा। सुनो बच्चा लोग, तुम ही लोग को बोल रहे हैं ध्यान से देखो। हाँ, मस्कुलर स्पाजम, जकड़न। मस्कुलर मतलब हाथ वगैरह, थोड़ी मसल में स्पाजम हो जाएगा, इस मसल में स्पाजम हो जाएगा, ब्रोंकाई का स्मूथ मसल में स्पाजम होगा, तो उसी को तो रिलीज करने के लिए दवा दे रहे हैं। चलो देखो, आ जाओ इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है बच्चा, सुनो बात नहीं, इम्फाइसीमा में जो अल्वियोलाई होती है ना बच्चा, क्या होता है, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई कुछ इस तरीके से डायग्राम में आपने देखा है ना। अब ये अल्वियोलाई में क्या होता है बच्चा, ये अल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, होता है ना, इन्फ्लेट करता है, फ्लेट करता है, पचकता है, फूलता है। तीनों भाषा बता दिया, जो भाषा समझना है समझ लो। अब होती क्या है इसमें कि जब देखो, अब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, सबसे मेन रीजन इम्फाइसीमा का क्या है बच्चा, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। तो इसमें ऐसा हो क्या रहा है, क्योंकि बच्चा इम्फाइसीमा में क्या होता है ना, ये जो हमारा अल्वियोलाई का जो वाल है इलास्टिक नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इलास्टिक प्रोटीन है। इम्फाइसीमा क्या में क्या होता है बच्चा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है अल्वियोलाई की, वह धीरे धीरे लूज हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी आपका अल्वियोलाई अब पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ना रिलैक्स कर पाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या पूरा का पूरा आपका CO2 बाहर निकल पाएगा, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ CO2 हमेशा बना रहेगा। अब जब O2 आएगा तो क्या पूरा O2 एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चा। यह इरिवर्सिबल होता है बच्चा, एक बार हो गया तो ठीक नहीं होने वाला है। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है, अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है। अरे नहीं समझ में आई क्या बात, तो अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है, नहीं हमारा अल्वियोलाई डैमेज हो रहा है। अब अल्वियोलर वॉल डैमेज कैसे हो रहा है बच्चा, पूरा मैकेनिज्म बताया कि सिगरेट में स्मोकिंग से होता है, जो इलास्टिक नेचर होता है अल्वियोलाई का वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा तो पूरी तरीके से वेंटिलेशन हो पाएगा, क्या 100% वेंटिलेशन हो पाएगा, गैस एक्सचेंज प्योर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी एनी टाइम आपको यहाँ पे CO2 देखने के लिए मिलता रहेगा। क्लियर है ना, कि वो बाहर निकल नहीं पाएगा बच्चा। ठीक है, ये होता है बच्चा इम्फाइसीमा। एक बार इम्फाइसीमा को आप पढ़ लो NCERT से। बोलो बोलो, तुम इतना लिख कहाँ लेती हो तुम्हारा लिखा हुआ पता नहीं चल पाता है। क्रोनिक डिजीज है, अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। अब बताओ बच्चा, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा, अल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात, इसलिए डायग्राम बना दी है। एक है सेग्रेगली मोटल्स, क्रॉनिक डिसऑर्डर लंबे समय तक चले। अरे भाई तो बोलते हैं इरिवर्सिबल है ऐसा कोई टर्म नहीं जो मैंने नहीं छोड़ दिया है, वो भी खास अगर डिजीज में तो कुछ नहीं छूटेगा। दूसरी बात और जैसे मैं क्या बोलने वाला था, याद करो बायोटेक पढ़े थे हम लोग, इसके ट्रीटमेंट में कौन सा दवा का इस्तेमाल करते हैं, हाँ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। चलो ये टेस्ट इतना बार लिया गया इसके वजह से याद है, हकीकत बात यही है कि इतने बार लगातार कंटिन्यूअस टच में है तो आपको याद है, नहीं तो ये भी नहीं याद होने वाला था। अब इसके बाद तो हमें भी नहीं याद, तुम बताओ पढ़ा गया है कहीं तो। हो गया बच्चा, आगे बढ़ा जाए, बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट आ जाओ, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है बच्चा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर,
आ जाओ बच्चा ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर में। देखो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या समझते हैं बच्चा? काम धंधा जो हम आप सब करते हैं, काम धंधे से जो लंग्स में डिजीज एक्वायर हो जाए, जरा समझिए ऐसे बहुत सारे जो काम धंधे से जो लंग्स में डिसऑर्डर होता है बच्चा, ये कोई एक डिजीज का नाम नहीं है बच्चा। ये जैसे इम्फाइसेमा एक डिजीज का नाम था, अस्थमा एक डिजीज का नाम था, ये डिजीज का नाम नहीं है बच्चा, ये डिजीज का ग्रुप का नाम है। जैसे आप जैसे कोई देखोगे अक्सर कोल फील्ड में जो काम करते हैं उनको अक्सर मतलब देखोगे 30-35 साल का लड़का जो कोल फील्ड में काम कर रहा है वो भी इनहेलर साथ में लेके चलेगा, ठीक है ना? क्या? हाँ, और जो लोग एस्बेस्टोसिस सिलिकॉसिस में काम करते हैं, जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री में, एस्बेस्टस समझते हो क्या होता है? करकट का सीट नहीं देखो, करकट जो छत पे पड़ती है, एस्बेस्टस सीट, उन सब इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आप जिस इन्वायरमेंट में काम करो वहाँ पे उड़ते रहेंगे, है कि नहीं? फिर जैसे जो कांच के लोग जो कांच के अलग अलग डिजाइन बनाते हैं तो उनमें कांच को काटा जाता है तो कांच के छोटे छोटे कण उड़ते हैं। तो आप अगर इनमें काम कर रहे हो तो आप कितना भी बचाव करोगे ना तो आप तो इनहेल कर ही लेना है आपको। कोल फील्ड में कितना भी 5 मास्क पहन के चले जाओ, कितना भी प्रोटेक्शन लीजिए, आपको डिजीज होना ही है, क्योंकि आप उस तरीके के ऑक्यूपेशन में ही इन्वॉल्व हैं। तो क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन से ये डिजीज हो रही है, वो ऑक्यूपेशन से आपके अंदर वो पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं और डिजीज काउज कर रहा है, इसे नाम क्या पड़ा है बच्चा? ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। इसी में आता है एस्बेस्टोसिस सिलिकॉसिस, काम करने वाला, क्योंकि सिलिका मतलब डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर जाओगे। देखना अक्सर जो लोग ट्रैफिक पे रहते हो, नॉर्मली आप और हम ट्रैफिक में उतना रहते नहीं है, जब जाते हो कभी ट्रैफिक में 10 मिनट रुक जाने पड़े, देखना सफोकेशन टाइप का लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या रहा सबका सब अंदर जा रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है। इमेजिन करो ट्रैफिक पुलिस को हमेशा वहीं रहना है, मास्क कितना मास्क लगाओगे आप कितना मास्क? जो कोल फील्ड में काम कर रहा है कितना प्रोटेक्शन लेंगे आप? हमेशा डस्ट का पार्टिकल्स, कोल पार्टिकल्स वहाँ पे उड़ ही रहे हैं, आपको कांच काटना काम है, सैंड का काम है, कितना प्रोटेक्शन करोगे आप? कुछ ना कुछ तो चले ही जाएंगे। अब वो लंग्स में जाकर ना बच्चा लंग्स को फाइब्रोज करते हैं, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन करवा देते हैं, और फाइब्रस टिश्यू क्या करता है बच्चा? लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से रोक देता है, तो पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसमें जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको अंडरलाइन, तो इसके बचाव के लिए क्या करोगे? मास्क पहनोगे, और क्या करोगे? हाँ, तो खाओगे पियोगे क्या? वो कम्मा कोई और करेगा? तो इसमें अंडरलाइन कर लेना बच्चा। इसमें क्या होता है? लॉन्ग एक्सपोजर काउजेस इन्फ्लामेशन, दिखा हुआ है, इन्फ्लामेशन को अंडरलाइन करो। लॉन्ग एक्सपोजर काउजेस इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन से ही क्या होती है बच्चा? फाइब्रोसिस हो जाती है। इन्फ्लामेशन से क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। इन्फ्लामेशन से क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है। अरे बोलो, इन्फ्लामेशन से क्या हो रही है बच्चा? फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस से बच्चा लंग्स को क्या हो जाएगा? फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना? और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होगा तो अल्टीमेटली हमारा लंग्स क्या हो जाएगा बच्चा? खराब हो जाना है लंग्स हमारा। क्या हो जाएगा? लंग्स हमारा डैमेज हो जाएगा, लंग्स डैमेज हो जाएगा। जैसे देखो थोड़ा सा मैं आपको तो सब चीज़ आता ही है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो